तो नमस्कार, मेरा नाम मनोहर है। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। जो दोस्त आज पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी जितने साथी हैं वो जो वीडियोज़ आ रहा है इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में जो केंद्रीय एक संस्था है भारत की, संघ लोक सेवा आयोग, उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है लेटरल एंट्री के नाम से, और डीओपीटी के माध्यम से होता है। डीओपीटी सीधा प्रधानमंत्री के अधीन होती है, एक संस्था है डीओपीटी, जो जितनी भी जो अपने सेंटर की नियुक्तियाँ होती है उसके थ्रू होती है। जैसे यूपीएससी तो एग्ज़ाम करवाती है, लेकिन उसके बाद जो एक तरह से फॉर्म भेजे जाते हैं वो डीओपीटी को भेजे जाते हैं। तो उसके माध्यम से एक अभी आया है तो लेटरल एंट्री का। तो आप सभी ने व्हाट्सअप हो चाहे ट्विटर हो, हर जगह पर लेटरल एंट्री का इश्यू देखा होगा, जिसमें ये बात चल रही होगी कि अब बिना एग्ज़ाम दिए आप आईएएस बन सकते हो। तो वो चीज़ काफ़ी चल रही थी। तो कई हमारे साथियों के मैसेज आ रहे थे कि सर इस पर एक डिटेल में चर्चा की जाए ताकि पता चल सके कि हकीकत क्या है। और मेरे दोस्त हैं कुछ गुजरात में बैठे थे, काम वगैरह कर रहे थे, तो क्या उनको भी आईएएस बना दिया जाएगा? तो इस पर एक पूरी हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप स्किप मत करना, पूरी एंड तक देखना, आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलेगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो असली में जो नोटिफिकेशन आया है उसमें है क्या, क्योंकि ये वही चीज़ है जैसे अपन किसी जब तालाब में जाते हैं तो उसमें कितने भी आपने नियम पढ़े हो वो ज़्यादा फोकस बात नहीं रहती है, कितनी प्रैक्टिस की है वही उसमें तैर सकता है। तो वही चीज़ है। तो सबसे पहले अपन डिटेल में अगर नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद उसमें पक्ष विपक्ष और निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि लेटरल एंट्री वास्तव में क्या है, उसका क्या उद्देश्य है, इसके क्या सफल उदाहरण रहे थे, ये सारी चीज़ देख लेंगे। चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के ऊपर। वहाँ से ये मैंने डाउनलोड किया है, लेटरल रिक्वायरमेंट ऑफ जॉइंट सिक्योरिटी सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर लेवल पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि संयुक्त सचिव के स्तर पर और डायरेक्टर लेवल पर ये पोस्टें हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पोस्टें होगी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो ये मेन चीज़ है। इसमें 30 सीटें हैं। कितनी टोटल हैं? 30 सीटें। कितनी? 30। उसमें से 3 है वो तो उसकी है जॉइंट सेक्रेटरी की, और जो 27 है वो किसकी है? डायरेक्टर की। तो कितनी हुई? 30 सीटें। इसमें आपको एक चीज़ इसने सीधा लिख रखा है फॉर पीरियड ऑफ द 3 ईयर्स। तो इसका मतलब 3 साल तक ये आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस अपन बोलते हैं जैसे ठेकेदारी पर था, इस टाइप से ये है कि उस जो व्यक्ति यहाँ पर नियुक्त होगा वो 3 साल के लिए रखा जाएगा। और उससे फिर अगर वो अच्छा काम करता है, जैसे अपने जैसे खेत में किसी व्यक्ति को रख लिया, अगर वो अच्छा काम करता है तो हमारा मन करता है उसको और बढ़ा दिया जाए। तो सेम स्थिति है, अगर उसने अच्छा काम कर लिया तो उसे 5 साल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ है, फॉर्म बिल्कुल स्टार्ट हो रखे हैं, फॉर्म बिल्कुल स्टार्ट हो रखे हैं। अगर इसकी हम धीरे धीरे आगे इसकी योग्यता भी देखेंगे, आपके घर में भी अगर कोई सदस्य हो और ये रिक्वायरमेंट रखता हो तो उसको फॉर्म भरना चाहिए। इसमें सीधा केंद्र सरकार के अधीन, आपको पता है, संयुक्त सचिव के स्तर पर आपको जॉब मिलने वाली है, जहाँ पर आईएएस एडिया और एक तरह से घिसा के वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर सीधा पहुँचने का अवसर मिल रहा है। इससे बेहतरीन कोई अवसर नहीं हो सकता। तो ये 22 मार्च 2021 इसकी लास्ट डेट रहेगी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो ये एक तरह से इन्होंने 27 जो 30 पोस्टें हैं, एक एक की स्पेसिफिक इन्होंने एक तरह से योग्यताएं दी है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं जॉइंट सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंदर जो आई है उसके लिए मास्टर डिग्री अनिवार्य होगी। मास्टर डिग्री जैसे अपन बोलते हैं पीजी, वो अनिवार्य होगी। वो एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, माइक्रो बायोलॉजी में, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, यानी मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसको एमए की डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पर चीज़ है, अब मतलब ऐसे नहीं है कि आप कोई भी उठ के आ गए, इसमें एक्सपीरियंस चीज़ है, वो है 15 साल। कितना? 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस क्षेत्र के अंतर्गत, वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी। दूसरी चीज़ फिर इन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी, तो ये 3 पोस्टें हो गई जॉइंट सेक्रेटरी की। उसके बाद जो है 27 पोस्टें हैं वो है डायरेक्टर लेवल की। इसमें जो है कई में इनमें मास्टर डिग्री है, किसमें तो पीजी की डिग्री है। ये मैं इतना लंबा एक तरह से नोटिफिकेशन है कि इस पर हम पूरी चर्चा अभी कर नहीं पाएंगे। ये सारे मिनिस्ट्री में, जैसे सिविल एविएशन होता है, ठीक है, कॉमर्स वाला हो गया, और जितने अभिसंरचना वाले जितने मिनिस्ट्री हो गई, उसमें सब में डायरेक्टर की पोस्टें होती है। काफ़ी अच्छी पोस्टें होती है जिसमें आईएएस बैठते थे। तो उस पर सारी पर इनमें सारी योग्यताएं दी हुई है। अब यहाँ पर हम उसके बाद सीधा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो उन्होंने दिया है कि 22 तारीख, अभी हम देखा था, 22 मार्च 2021 लास्ट डेट रहेगी, और पूरी तरह से फॉर्म होंगे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से भरे जाएंगे। तो यूपीएससी की साइट पे जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। दूसरी चीज़ एलिजिबिलिटी की बात करें तो हमने पीछे देखा ही था, 15 साल एक्सपीरियंस रहेगा किसके लिए? जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, और 10 साल वाला वो रहेगा डायरेक्टर लेवल के लिए। तो ये तो होगी एक्सपीरियंस वाली बात। दूसरी चीज़ है, अगर इसमें प्राइवेट जॉब वाले व्यक्ति तो आ ही सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत भी अगर कोई व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है, उसको लगता है कि मुझमें काफ़ी
एक तरह से विशेषज्ञ है किसी क्षेत्र के अंतर्गत, तो मैं उसमें अप्लाई कर सकता हूँ, तो यानी वो आ सकते हैं। लेकिन इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप अगर कर्मचारी हो तो इसमें फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो ये चीज़ उन्होंने क्लियर मेंशन कर रखी है। इसका मतलब प्राइवेट आ सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं वो इसके अंतर्गत आ सकते हैं, अगर उन्होंने विशेषज्ञ हासिल की है तो इसमें आ सकते हैं। दूसरी चीज़ है एज और पे। तो ध्यान रहे दोस्तों, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए 40 से लगाकर 55 साल के बीच में एज होनी चाहिए। कितनी? 40 से 55 के बीच में, ठीक है, ओके। डायरेक्टर की है वो एक तरह से 35 से 45 के बीच में एज होनी चाहिए। तो कुल मिला के ये हो गया कि 35 से लगाकर 55 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। आपके घर में अगर कोई हो जो 15 साल से किसी कंपनी में काम कर रहा हो, आपको लगता है कि उसमें बहुत बड़ी विशेषज्ञ है, जैसे कोई व्यक्ति होता है जिसमें एग्रीकल्चर में उसकी महारत हासिल होती है, कोई व्यक्ति होता है जिसको एविएशन सेक्टर के अंदर जैसे नागरिक उड्डयन वाला मंत्रालय होता है उसमें उसकी विशेषज्ञ हो, कोई रोड के अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा हो, तो उसको एक तरह से सरकार ने अवसर दिया है कि आप हमारे साथ जुड़िए और एक तरह से काम कीजिए। चलिए दोस्तों, अब इस पर हम अभी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, जैसे उस सेक्शन में चलेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा इसका पक्ष और विपक्ष क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये हमने पूरी तरह से देख लिया है। दूसरी चीज़, ए कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल। तो इस तरह से इंडियन नेशनल शब्द उन्होंने यूज़ किया है, इंडियन सिटीजन नहीं किया है। इसका मतलब भारत के बाहर जो एक तरह से जो व्यक्ति हैं, जो डायस्पोरा के रूप में हम जिनको जानते हैं, वो भी इस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। जैसे रघुराम राजन वगैरह जो आए थे, RBI के गवर्नर वगैरह बने थे, उसी स्थिति में क्योंकि उनका भी एक तरह से फ़ायदा उठाना चाहती है सरकार कि अगर वहाँ पर भी कोई व्यक्ति इस टाइप से है तो वो भी कर सकता है। दोस्तों ध्यान रहे, एक व्यक्ति 2 फॉर्म भी अप्लाई कर सकता है, अलग अलग उसको करना होगा, सीधी सी बात है। और दूसरी, इतनी ज़्यादा इन्होंने डिटेल में चीज़ें काफ़ी दी हैं, तो मोटे तौर पर हमने एक तरह से देख लिया है कि ये चीज़ क्या थी। अब हम दोस्तों उस भाग पे चलते हैं जो आपका फेवरेट होने वाला है। और इस इश्यू पर मैंने यूट्यूब पे भी देखा, इतने ज़्यादा वीडियो नहीं थे और कई दोस्तों के इस पर फ़ोन आ रखे थे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये UPSC में, आपकी PCS में और जब इंटरव्यू होंगे तो उसमें तो विशिष्ट रूप से आपसे ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, क्योंकि पूरे देश के अंदर इस पर एक तरह से आय तबाह मची हुई है, एक तरह से भोकाल मचा हुआ है कि स्थिति ये है क्या, कि लेटरल एंट्री है क्या और किस प्रकार से प्राइवेट व्यक्तियों को IAS बनाया जा रहा है, वो भी संयुक्त सचिव के स्तर पर पोस्ट दी जा रही है। चलिए दोस्तों सीधे स्टार्ट करते हैं कि एक तरह से वो स्थिति है क्या। जैसे बोलते हैं पार्श्व प्रवेश, जैसे बोलते हैं पीछे से प्रवेश करना। एक तरह से जो आपने अगर UPSC का सिलेबस देखा हो तो जनरल स्टडीज़ का जो सेकेंड जो अपना एक तरह से भाग है उसके अंदर एक टॉपिक है रोल ऑफ सिविल सर्विस इन द डेमोक्रेसी। एक तरह से सीधा यहाँ से जुड़ रहा है, ये सिविल सर्विस हो गया और लोकतंत्र में उसकी क्या भूमिका है, तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता ही है। तो लेटरल एंट्री ये शब्द हो गया और इस तरह से पार्श्व प्रवेश भी बोलते हैं, जिसमें जो प्राइवेट व्यक्ति हैं उनको सरकार के साथ एक तरह से काम करने का अवसर मिलता है, वो अपना योगदान देकर देश की उन्नति में योगदान दे सकता है। तो ये हो गया लेटरल एंट्री, इसको कहते हैं। ये एक तरह से पूरे वैश्विक स्तर पर तो चलता ही था, जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका के अंदर तो चलता ही था। अब हमारे देश में भी इस तरह की चर्चा आम होने लगी है। 2008 में इसका प्रयोग हुआ था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। इससे पहले इंडिविजुअल तो खूब आए लोग, लेकिन एक तरह से सरकार ने उसकी नोटिफिकेशन बाकायदा जारी किया था और वहाँ पर 10 लोगों को इस पर अपॉइंटमेंट किया गया था। उसके बाद ये सेकंड आई है और अब इन्होंने बढ़ाकर 30 कर दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों, क्या हो गया, लेटरल एंट्री है क्या। अब हम सीधा देखते हैं एक तरह से कि लेटरल एंट्री है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई नीड, क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि जिस प्रकार से हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उस सिस्टम के अंदर एक बहुत ज़्यादा करप्शन और एक बोलते हैं लाल फीताशाही, जैसे रेड क्राफ्ट पॉलिसी, तो वो काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। आप सबको एक संस्था है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। क्या नाम है, ये याद करो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2018 का आप अगर मेंस का पेपर देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आती है, जैसे करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2020 में निकली थी, जिसमें भारत का कौन सा स्थान है पूरे विश्व में, हमारे भारत का भ्रष्टाचार में 86वां स्थान है। एक तरह से प्रशासन में काफ़ी भ्रष्टाचार, करप्शन वगैरह वो चीज़ है। लाल फीताशाही वो होता है जिसमें क्या होता है कि अगर हम किसी सरकारी कार्यालय में, आपका भी काम पड़ा होगा और मेरा भी पड़ता है, सबका हम जाते हैं, तो किस प्रकार से फाइलों का हस्तांतरण होता है। और अगर आप प्राइवेट कंपनी में जाओ तो आपको किस प्रकार से वहाँ पर काम करने की एक ताजगी दिखती है, किस प्रकार से उनमें एक तरह से जुनून होता है कि हमें काम करना है, और सरकार में किस प्रकार से एक तरह से फाइलों को लटकाया जाता है। तो वो चीज़ है। तो लाल फीताशाही होगी, करप्शन हो गया। दूसरी है कि प्राइवेट सेक्टर भारत के अंदर बहुत ज़्यादा व्यापक है। एक तरह से 90% GDP हिस्सा है वो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत है। तो सीधी सी बात है, वो इतना अच्छे से चल रहा है, तो क्यों न ऐसे व्यक्तियों को हम सरकार के अंदर भी लाए, उनकी पॉलिसीज़ को ध्यान तो रहे, पता तो चले कि किस प्रकार की उनकी पॉलिसी है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, 1991 में आपको पता होगा कि भारत के अंदर
भुगतान संतुलन जैसे बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक आर्थिक अवधारणा होती है, वो एक काफ़ी स्थिति में हमारी विकट स्थिति हो गई थी। तो उस वक्त पर एलपीजी पॉलिसी, ठीक है, जैसे उदारीकरण, वैश्वीकरण और अपना एक तरह से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 शब्द आते हैं, उस टाइम लागू हुआ था। उसके बाद एक तरह से पूरी इकोनॉमी बदल चुकी थी और एक तरह से हमारे जो जितनी भी ये सिविल सर्विस की संस्था है उनमें भी रिफॉर्म की आवश्यकता हुई थी। तो ये तो हो गई कि क्यों ज़रूरत है। तो एक तो हो गया करप्शन, दूसरा हो गया लाल फीताशाही, 1991 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और प्राइवेटाइजेशन जो है 90% जीडीपी का हिस्सा होना, इस तरह से ये हो गया, इसके कारण हो गए। चलिए दोस्तों, अब हम अगली कड़ी में देखते हैं इसके पक्ष में क्या चीज़ें हो सकती है। अब यहाँ पर हम राजनीतिक मुद्दे पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट है और हमारा काम है पढ़ना, और हम किस प्रकार से इस पर सोच सकते हैं, किस प्रकार से बेस्ट आंसर लिख सकते हैं, इस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? आंसर वाले फॉर्मेट पर, और पक्ष के हम बिंदु देख लेते हैं। अब हम राजनीतिक यहाँ पर मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा। एक चीज़ होती है कि काम करते उसमें क्या विशिष्टता होनी चाहिए या जनरलाइज होना चाहिए, यानी सामान्यकरण होना चाहिए या विशिष्टता होनी चाहिए। तो अगर आप जैसे पॉलिसी मेकिंग है, आपको अगर रोड बनाने की पॉलिसी है, कोई किसी को वाटर कंजर्वेशन पर पॉलिसी बनानी है, किसी को एग्रीकल्चर पर बनानी है, किसी को यूरिया पर बनानी है, तो एक तो आईएएस हो गया, जैसे नॉर्मल हो गया, ठीक है, जिसने पहले एक बार कभी एग्जाम दिया होगा, उसके बाद उसको पता ही नहीं है कि पानी कैसे संरक्षित रहता है, तो वो कैसे पॉलिसी मेकिंग करेगा। तो इसलिए सरकार का मानना है कि ऐसे व्यक्ति को लाया जाए तो 15-20 साल से इस सेक्टर के अंतर्गत वो एक विशिष्टता प्राप्त कर चुका हो। इसलिए पहला पॉइंट ये हो गया, क्या हो गया? विशिष्टता। क्या हो गया? स्पेशलाइजेशन, ठीक है, विशिष्टता। तो पहला हो गया विशिष्टता, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, कई ऐसे एग्जाम्पल है जिन व्यक्तियों ने वो व्यक्ति थे, उन्होंने इंडिविजुअल काम कर रहे थे, उन्होंने सरकार के साथ आए और इस तरह काम किया कि उनकी एक अलग से छवि बनी, उनकी एक छाप एक तरह से उन्होंने छोड़ी। तो आपको जानकर कई लोगों को आप जानते होंगे, सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या नाम है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, बिल्कुल प्रधानमंत्री रहे। उससे पहले आपको पता होगा आरबीआई के गवर्नर रहे, आपने पैसे में उनके साइन वगैरह देखे होंगे, भारत के आर्थिक सलाहकार भी रहे। तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। अगर ये आप सोचो, अगर ये आईएएस, इसका मतलब ये थोड़ा ही हुआ कि उन्होंने आईएएस की एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, एग्जाम नहीं दिया, तो उनको सरकार के साथ कोई अवसर ही नहीं मिले काम करने का। तो ये पहला एग्जाम्पल हुआ सटीक। दूसरा मोंटेक अहलूवालिया, तो वो थे, वो एक तरह से अपने जो अब तो नीति आयोग हो गया, उससे पहले इसे बोलते थे योजना आयोग। क्या बोलते थे? योजना आयोग, ठीक है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में स्थापित किया था। उनके वो एक तरह से उपाध्यक्ष बने, क्योंकि अध्यक्ष कौन होता है? याद कीजिए, अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो उपाध्यक्ष बने, तो उन्होंने भी अच्छा काम किया। रघुराम राजन, जिनके कौन भूल सकता है, जिन्होंने बेहतरीन रूप से भारत की इकोनॉमी की सेवा की। तो एक तरह से वो एनआरआई थे, बाहर से आकर उन्होंने किस प्रकार से आरबीआई का काम संभाला। तो आप देखो कि वो प्राइवेट आदमी थे, लेकिन कितना अच्छा बेहतरीन काम किया, ठीक है। विजय केलकर, आपने सुना होगा, जिन्होंने पीपीपी पे एक तो अपनी बेहतरीन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो वो उन्होंने बाहर रहकर काम किया। सैम पित्रोदा, ये हम जितने भी लोग मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, आप मुझे देख रहे हो, ये सारी चीज़ें जिस व्यक्ति ने, राजीव गांधी सरकार जब चल रही थी उस टाइम एक प्राइवेट ये व्यक्ति थे सैम पित्रोदा, उन्होंने बेहतरीन रूप से डिजिटलाइजेशन करने में भारत में योगदान दिया था। तो बेहतरीन ये एग्जाम्पल हो गया। एक नाम आप सभी जानते होंगे, हाल फिलहाल उनकी कई किताबें वगैरह आपने पढ़ी होगी, या फिर यूट्यूब पे उनके वीडियो आप मोटिवेशन देखते होंगे, नंदन नीलकणी। हाँ बिल्कुल, वही नंदन नीलकणी, जो इन्फोसिस के डायरेक्टर भी है। तो उनकी आपको पता होगा कि वो UIDAI जो आधार अपना जो बोर्ड है, एक तरह से वैधानिक संस्था है, 2016 में उनका एक्ट आया था। तो उसके वो क्या है, उसके वो पहले पूर्व चेयरमैन थे, पहले भी थे और पूर्व भी थे। तो ये देखो, ये क्या एग्जाम्पल हुए, ये एग्जाम्पल हुए सटीक एग्जाम्पल, जिन्होंने उस क्षेत्र में रहते हुए बहुत ही बेहतरीन काम किया है, ठीक है। तो ये आपको पक्ष में पॉइंट लिखने पड़ेंगे। नंदन नीलकणी हो गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया हो गया, रघुराम राजन हो गए, विजय केलकर हो गए, सैम पित्रोदा हो गए। ये लंबी फहरिस्त है वैसे, इसमें आप कोई भी वर्गीज कुरियन का नाम जोड़ सकते हो, जिसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दूसरी चीज़, एक ऐसी संस्था है जिसे गुड एग्जाम्पल ऑफ इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसे नीति आयोग बोला जाता है, उसमें मैक्सिमम लोग बाहर से आते हैं। यहाँ पर आप खुद भी अगर चाहो तो इससे जुड़ सकते हो, उसकी वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो नीति आयोग के अंदर उपाध्यक्ष भी बाहर से होता है, उसके सदस्य मेंबर होते हैं, और लगभग एक तरह से प्राइवेट व्यक्ति होते हैं, कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह उसमें होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नीति आयोग वाला। अब देखते हैं, अब आपको पता होगा फॉर्म किसने निकाला? यूपीएससी ने, ठीक है। नियुक्ति कौन कहेगा? DOPT। किसके नेतृत्व में एक तरह से उसका इंटरव्यू वगैरह चलता है? लगभग कैबिनेट सेक्रेटरी के अंतर्गत में। एक तरह से ये पूरे प्रोसेस में निकलती है, ऐसे नहीं है कि रेंडमली उठा लिया किसी को भी रोड पे जाते हुए कि हाँ तुम्हें बना लेते हैं। तो आप इतना ज़्यादा इसे क्रिटिसाइज अपन कर नहीं सकते। तो प्रोसेस अंडर UPSC एंड DOPT और कैबिनेट सेक्रेटरी के तहत, तो एक मतलब एक तरह से एक पूरा संतुलन बना हुआ है। दूसरी चीज़, और
आप सबको जानकर हैरानी होगी कि सिविल सर्विस के सुधार के ऊपर जितनी कमेटियां बनी थी उन्होंने इसका भरपूर एक तरह से समर्थन किया है और रिकमेंडेशन दी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। एक बनी थी 2005 में, आपको पता होगा, वीरप्पा मोहिल्ली, बिल्कुल भारत के जो पेट्रोलियम मंत्री रहे थे वो ही। तो उनकी जो सेकंड ARC रिपोर्ट आई थी, सेकंड ARC बोलते द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, उसकी रिपोर्ट के अंतर्गत मैंने उसके कई चैप्टर पढ़े हैं। वो एक तरह से आपका एथिक्स पेपर होता है, चौथा पेपर, RS के अंदर भी एक एथिक्स जोड़ा हुआ है, तो वो बेहतरीन चीज़ है। वो वहाँ से आप कई चीज़ें देख सकते हो। तो उस रिपोर्ट में इसका विशिष्ट वर्णन है कि अब प्रशासन के अंदर निजी व्यक्तियों का एक तरह से प्रवेश होना चाहिए और उस पर काम करने की आवश्यकता है। तो यानी अपन पक्ष में लिख सकते हैं, पॉइंट में। ये पॉइंट हो गया कि सेकंड ARC रिपोर्ट के अनुसार इस तरह से हम लेटरल एंट्री का वहाँ पर प्रस्ताव दिया गया था। दूसरी अलग कमेटी बनी थी, ठीक है, 2005 में, किसकी? अलग कमेटी। तो ये भी प्रशासनिक एक तरह से सुधार से संबंधित कमेटी थी, उन्होंने भी इसका किया था समर्थन। दूसरी कमेटी आपने सुनी होगी, जब ये आया था कि चर्चा में 2016-17 में कि एक तरह से UPSC में जो सब्जेक्ट है उसको हटाया जा रहा है, लेकिन वो एक तरह से अफवाह निकली थी। तो उस कमेटी का क्या नाम था? बासवान कमेटी। बिल्कुल, बासवान कमेटी। इन्होंने भी कहा था कि अब समय आ गया है कि स्टेटों में और हर जगह पर प्राइवेट व्यक्तियों का सिलेक्शन किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये इतने ही पॉइंट आप लिखोगे। अब एग्जाम, अगर UPSC मेंस की जो कॉपी होती है उसमें आपको एक तरह से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। 10 वाले में 2 पेज होते हैं, उसमें 3 पेज होते हैं। तो जगह इतनी होती है, इसमें आप इतने ही पॉइंट ही लिख पाओगे। तो बाकी आपके खूब पॉइंट हो सकते हैं समर्थन में। मेरा मानना है कि इतने आपके लिए इनफ रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमने देख लिए हैं पक्ष में। कहते हैं ना कि सिक्के के 2 पक्ष दो एक तरह से पहलू होते हैं। तो जितना पहलू हमने अभी देखा था एक तरह से समर्थन में, उतना का उतना पहलू हम देखते हैं विपक्ष में। वो भी वैसा का वैसा होगा, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आलोचना के पक्ष में ही होगा। ठीक है, तो पहली हो गई लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। कैसे? क्योंकि इसकी जो भर्ती है वो काफ़ी एक तरह से अभी तक कोई ज़्यादा उसके खाका क्लियर नहीं हुआ है, किन को सेलेक्टेड होना है। एक तरह से इसमें राजनीतिकरण बहुत ज़्यादा होता है, तो इस टाइप से उनकी अपन आलोचना कर सकते हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो पहला हो गया ये। दूसरा, अनफेयर सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसको कुछ ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती, या फिर उसको एक तरह से यहाँ पर रिजर्वेशन भी जो है वो एक तरह से प्रॉपर नहीं मिलता, तो यहाँ पर एक तरह से सामाजिक जो एक तरह से समावेशन होता है उसका पूर्णतः उपयोग नहीं हो पाता है। तो एक चीज़ ये होगी अनफेयर सिलेक्शन प्रोसेस। दूसरा, इश्यू ऑफ रिजर्वेशन, अभी हमने बात कर ली, तो 3 पॉइंट ये हो गए। चौथा है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे बोलते हैं हितों का टकराव या हितों का संघर्ष। तो ये आपको इथिक्स का पेपर है, उसमें ये कई बार केस स्टडी में भी काम आता है। ये कैसे काम करेगा, अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा। माना कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी यूरिया जो प्राइवेट कंपनी है उसका कोई चेयरमैन है, ठीक है, उसको अब वो एक तरह से सरकार के अंदर आ गया, जॉइंट सेक्रेटरी बन गया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में। अब उसको पता है कि मैं यहाँ पर कितने साल रहूँगा, 3 साल, और मैक्सिमम एक तरह से 5 साल का विस्तार मिल जाए तो 3 साल। तो 3 साल वो रहेगा, तो वो क्या चाहेगा, बताइए क्या चाहेगा? वो यही चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कंपनी के हित में काम करना चाहिए। तो हो सकता है कि वो यहाँ पर एक तरह से गलत नीतियाँ बना ले, या अपनी जो कंपनी है उसके समर्थन में या उसके पक्ष में अपनी नीतियाँ बना सकता है। इसे बोलते हैं हितों का टकराव। तो ये हितों के टकराव वाली स्थिति हो गई। दूसरी क्या है, अब बेचारे IAS, उनको देखो क्या हाल है, ठीक है, वो बेचारे पहले IAS बनते हैं, फिर उनका ऐसे प्रमोशन होता है, धीरे धीरे सचिव बनते हैं, फिर संयुक्त सचिव बनते हैं, फिर जाकर कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे बड़ी पोस्ट होती है, तो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपने को सोचने वाली बात है, तो ये तो भाई साहब सीधे आए और सीधे आकर यहाँ पर क्या बन गए, उनके बॉस बन गए। तो उनके बीच में स्ट्रगल बन जाएगा, एक तरह से आपस में संघर्ष तो बनेगा ही, सीधी बात है। तो बिल्कुल वही है, स्ट्रगल बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ग्रुपिंग, इस तरह से ग्रुपिंग हो सकती है। तो ये एक तरह से हमारे जो प्रशासनिक ढांचा है उसके लिए भी सही बात नहीं है। दूसरी, पॉलिटिकली आइडियोलॉजी वाला अपन ने देख लिया कि राजनीतिकरण हो सकता है, कोई व्यक्ति चाहेगा कि हमारी विचारधारा वाले व्यक्ति ही आए। दूसरे कई कारण हो सकते हैं, आप भी अगर बिल्कुल आप मुझे कारण बता सकते हो कमेंट के अंदर, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप हिस्सा लीजिए। इसमें क्या होता है कि आप भी सोचने की क्षमता विकसित कीजिए कि किस प्रकार के इनके पक्ष में पॉइंट हो सकते हैं, विपक्ष में पॉइंट क्या हो सकते हैं और निष्कर्ष में क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो अभी हम दोस्तों इनके पक्ष के बारे में देख लिया, विपक्ष के बारे में देख लिया। अब आखिर में एक कंक्लूजन के तौर पर क्या हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रहे, तो लेटरल एंट्री निश्चित रूप से भारत की प्रशासनिक जो प्रणाली है उसमें सुधार करेगी, क्योंकि सरकार का स्टेप है, UPSC के द्वारा लिया गया स्टेप है, तो हम इसकी क्रिटिसाइज ज़्यादा नहीं कर सकते। मेरा तो ये पर्सनल मानना है, नहीं तो आप में नंबर नहीं दिए जाएंगे, सीधी बात है, नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो आपको इस तरह से बैलेंस भी रखना होगा। जैसे हमने आलोचना
पक्ष में 4-5 पॉइंट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिए थे, वैसे विपक्ष में 3-4 पॉइंट स्ट्रॉन्ग दे दिए और 3-4 अब हम चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। तो लेटरल एंट्री निश्चित रूप से भारत की प्रशासनिक प्रणाली को सुधार करेगी। लेटरल एंट्री से जुड़ी शंकाओं को सरकार को हल करना चाहिए। अब शंका उत्पन्न हो गई है लोगों में, लोगों की तो इनकी जानकारी तो है नहीं, अभी पता कैसे चल रहा है कि खेत में आगे उसको बना देते, ऐसे नहीं बना रहे भाई साहब। 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है और जो डायरेक्टर पोस्ट है उसके 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। एक उम्र है निश्चित है और साल निश्चित है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, उसकी हर 3 महीने में समीक्षा होती है, अगर काम सही नहीं किया तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये चीज़ें मोटे तौर पर हैं। तो एक तरह से मेन चीज़ क्या है, देश का विकास होना चाहिए। तो प्राइवेट सरकारी एक तरह से मशीनरीज का भागीदारी करते हुए हम देश को अपने अच्छे आयाम पर ले जा सकते हैं, क्योंकि 2024 तक हमारा टारगेट भी है एक तरह से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का निर्माण करना। 2022 तक हमारे किसानों की आय दोगुनी करनी, हर चीज़ में ये एक तरह से हेल्प करेगा। दोस्तों ये वीडियो हो सकता है कि बहुत लंबा बना हो, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़रूरी था। कई सारी शंकाएं थी, उसका एक तरह से मुझे लगता है कि अब समाधान हो गया होगा। आपको जो चीज़ें लगती है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय नमस्कार। और सबसे खास बात यही कि आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप हमें समर्थन कर सकते हैं। समर्थन के रूप में यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।